दोस्तों, पति कई सालों बाद विदेश से लौटता है और रेलवे स्टेशन पर चाय पीने जाता है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो उसकी पत्नी थी, जो अब स्टेशन पर चाय बेच रही थी। हैरान पति को पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके भाई और कुछ भ्रष्ट अफसरों ने उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया और उस पर झूठा केस डालने की भी कोशिश की। दोस्तों, पति ने फिर उस पत्नी के साथ जो किया, उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ अपने चरम पर थी। लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। कहीं किसी ट्रेन का ऐलान हो रहा था, कहीं कुलियों की आवाजें गूंज रही थीं और कहीं चाय वालों की चीख पुकार थी, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। ठंड के मौसम में स्टेशन पर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। यात्रियों की सांसें भाप बनकर हवा में घुल रही थीं। इसी भीड़ में एक व्यक्ति धीमे कदमों से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर उतरा। उसकी आंखों में थकावट थी, चेहरे पर गहराई से किए गए अनुभव और चाल में एक अजीब सी बेचैनी। उसका नाम था विवेक शुक्ला। 5 साल पहले अपने गांव और पत्नी को छोड़कर कुवैत गया था, भविष्य बनाने, पैसा कमाने, सपने पूरे करने। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, अपनों से दूरी। विवेक के हाथ में एक पुराना सूटकेस था और कंधे पर एक बैग। उसने चारों तरफ देखा। स्टेशन तो वैसा ही था, लेकिन कुछ बदला बदला सा लग रहा था, जैसे रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ यादों में बची हो। प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पहुंचते ही उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी। वहां एक औरत स्टील के केतली से चाय कपों में भर रही थी। उसका चेहरा केतली की भाप से छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। विवेक के कदम ठिठक गए। वो आवाज कलेजा जैसे एक पल को रुक गया। वो आवाज कहीं सुनी सुनाई सी लगी। एक पल को उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। आवाज फिर आई, चाय ले लो बाबूजी, चाय। विवेक ने तुरंत मुड़कर देखा। उस महिला का चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। भाप के पीछे से उभरी वो आंखें, वो चेहरे की मासूमियत। संध्या। उसके होंठ बुदबुदाए। वो उसकी पत्नी थी। वो संध्या, जिसे वो 5 साल पहले छोड़कर गया था। उस वक्त सुंदर, सजी संवरी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी महिला अब स्टेशन पर फटी साड़ी में चाय बेच रही थी। बाल उलझे हुए, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। विवेक के हाथ से सूटकेस गिर गया। वो बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया। दुनिया थमसी गई थी। प्लेटफॉर्म पर भागती भीड़, ट्रेनों की आवाजें, लोगों की चिल्लाहटें सब शून्य में बदल गईं। बस वो आवाज, वो पहचान और वो संध्या। ये क्या हो गया? विवेक के मन में तूफान उठ रहा था। वो अपनी जगह से हिला नहीं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जो कभी उनके छोटे से घर की रानी थी, आज स्टेशन पर चाय बेचने को मजबूर हो गई थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, लेकिन जवाब शायद आने वाले दिनों में मिलते। संध्या, वो नाम नहीं, एक पूरा संसार था विवेक के लिए। 5 साल पहले जब विवेक को कुवैत में नौकरी का ऑफर मिला था, तब उसने संध्या से वादा किया था, 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए जा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा। हम साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने सपनों का घर बनाएंगे। लेकिन वो 1 साल कभी खत्म ही नहीं हुआ। विवेक के जाने के बाद संध्या अकेली पड़ गई थी। ससुर जी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और घर की जिम्मेदारी विवेक के बड़े भाई सुरेश और भाभी रेखा के हाथ में थी। शुरू में सब ठीक चला। संध्या ने घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया, खेती की देखरेख की, बैंक से जुड़े कागज संभाले और अपने सास ससुर की यादों को संजोए रखा। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, भाई भाभी का व्यवहार बदलने लगा। सुरेश और रेखा को धीरे धीरे ये बात चुभने लगी कि संध्या अकेली औरत होकर भी घर के फैसलों में बोलती है। उन्हें लगा कि विवेक का विदेश जाना उनके लिए अवसर है, जमीन पर कब्जा करने, बैंक के खातों को खाली करने और उस घर को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने का। रेखा ने धीरे धीरे मोहल्ले में अफवाहें उड़ानी शुरू की। अब तो भाभी जी बहुत तेज हो गई हैं। देखना, एक दिन कोई तमाशा जरूर होगा। एक दिन की बात है। संध्या अपने मायके से लौट रही थी, थकी हुई थी, लेकिन मन में सुकून था कि उसने अपने पिता की तबीयत का हाल पूछा। घर पहुंची तो दरवाजा नहीं खुला।
रेखा ने दरवाजे की जाली से झांकते हुए कहा, अब इस घर में तुम्हारा क्या काम? तुम तो मायके चली गई थीं, अब वहीं रहो। संध्या सन्न रह गई। फिर अचानक पुलिस आई। कोई रिपोर्ट हुई थी कि संध्या ने घर के जेवर चुराए हैं और पैसे लेकर फरार होने की कोशिश की। संध्या हैरान रह गई। मैं? चोरी? अपने ही घर की? लेकिन आरोप लगाने वाले उसके अपने थे। संध्या को बिना किसी सबूत के थाने ले जाया गया। एक रात वहीं बितानी पड़ी। अगले दिन जब रिहा हुई तो उसे साफ कह दिया गया, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विवेक को बार बार कॉल किए, मैसेज भेजे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। दरअसल सुरेश ने विवेक से झूठ कहा था कि संध्या किसी और के साथ भाग गई है। संध्या टूटी नहीं। अपनों के धोखे से जरूर गिरी, लेकिन उठने का साहस बचा था उसके पास। वो दिल्ली आ गई, एक नए नाम, नए चेहरे और अनगिनत आंसुओं के साथ। कुछ दिन मंदिर के पास बैठकर भीख मांगी। फिर स्टेशन के पास एक बूढ़ी औरत मिली जो चाय का छोटा सा ठेला चलाती थी। संध्या ने उससे कहा, मुझे काम दे दो, झाड़ू पोंछा कर लूंगी, चाय बना लूंगी, बस इज्जत चाहिए, भीख नहीं। बूढ़ी औरत ने उसे काम दे दिया। धीरे धीरे संध्या ने चाय बनाना सीखा, ग्राहकों से बात करना सीखा, खुद को मजबूत बनाना सीखा। उसने उसी स्टेशन पर अपना छोटा सा चाय का ठेला खड़ा किया। अब वो दिन भर मेहनत करती थी और रात को एक झोंपड़ी में सो जाती थी। लेकिन हर चाय के कप के साथ उसकी आंखों में एक सपना उबलता था। विवेक एक दिन लौटेगा और सच सबके सामने आएगा। वो हर सुबह स्टेशन पर उस आवाज को दोहराती थी, चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, क्योंकि उसे यकीन था उसकी आवाज एक दिन उसके अतीत को खींच लाएगी। संध्या की आंखों में अब आंसुओं की जगह आग थी। उस आग की जो विश्वासघात से जलकर भड़की थी, उस आग की जो इंसाफ की तलाश में लपट बन चुकी थी। दिल्ली का रेलवे स्टेशन अब उसके जीवन का रणक्षेत्र था और चाय का ठेला उसका अस्त्र। संध्या हर सुबह सबसे पहले आती, अपने ठेले को पोंछती, पानी गर्म करती और अदरक मसालों की खुशबू वाली चाय तैयार करती। उसने चाय को बस पेय नहीं, अनुभव बना दिया था। कुछ खास ग्राहक उसकी चाय के दीवाने हो गए थे। ऑटो वाले, कुली, टिकट चेकर और यहां तक कि कुछ ऑफिस के कर्मचारी भी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराती, लेकिन उसकी मुस्कान में जो खालीपन था वो सिर्फ बहुत ध्यान देने पर ही महसूस हो सकता था। उसी स्टेशन पर एक और महिला काम करती थी, सरिता। वो कैंटीन में सफाई करती थी। एक दिन दोपहर में बारिश हो गई और सरिता भीगती हुई संध्या के ठेले के पास आ गई। बहन, एक कप गर्म चाय मिलेगी? उधार ही सही, तनख्वाह कल मिलेगी। संध्या ने बिना कुछ कहे कप भर दिया। उस दिन से दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन गया। सरिता ने संध्या की चुप्पी को समझा और संध्या ने सरिता की गरीबी को। रेलवे स्टेशन पर कुछ गुंडों का एक गैंग था जो ठेले वालों से हफ्ता वसूलता था। वे आए और बोले, अगर यहां चाय बेचनी है तो हर हफ्ते 500 रुपये देने होंगे। संध्या ने पहली बार सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा और कहा, मेहनत की कमाई पर किसी का हक नहीं होता, मैं नहीं दूंगी। उस रात उन्होंने उसका ठेला तोड़ दिया। गर्म चाय का केतली गिरा दी गई, सामान बिखेर दिया गया। सरिता ने आकर संभाला। संध्या का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान था। अगले दिन उसने फिर से ठेला खड़ा किया। पुराने डिब्बों में बची खुची चीजें जमा की, उधारी से दूध लिया और चाय बनाना शुरू किया। उसी दिन एक बुजुर्ग रेलवे पुलिस अफसर चाय पीने आया। उसने सब देखा और संध्या से पूछा, डर नहीं लगता? संध्या मुस्कुराई। डरती थी, अब लड़ना सीखा है। वो अफसर हर दिन उसकी चाय पीने आने लगा। एक दिन उसने मदद की पेशकश की, पर संध्या ने मना कर दिया। जब लड़ाई खुद की हो तो हथियार भी अपने ही होने चाहिए। लेकिन अफसर ने बिना बताए स्टेशन मास्टर से बात की। 1 महीने बाद संध्या को स्थायी ठेले की अनुमति मिल गई। अब गुंडे कुछ नहीं कर सकते थे। एक शाम जब संध्या ठेला समेट रही थी, सरिता एक डाक लिफाफा लेकर आई। तेरे नाम आया है, कुवैत से, विवेक नाम लिखा है। संध्या के हाथ कांप गए। 5 साल बाद उस नाम का कोई निशान मिला था। वो चिट्ठी धीरे धीरे खोली और शब्दों की जगह आंसू बहने लगे। विवेक ने लिखा था, मैं लौट रहा हूं संध्या, तेरे बिना अधूरा हूं। मुझे माफ कर देना अगर किसी ने मेरे नाम से तुझे धोखा दिया हो। मैं सब ठीक करूंगा।
संध्या ने चिट्ठी को सीने से लगाया और कहा, अब वक्त है सच्चाई को सामने लाने का और अपनी आवाज को पहचान दिलाने का। रेलवे स्टेशन की भीड़ हमेशा की तरह दौड़ रही थी, लेकिन संध्या के मन में एक गहरा सन्नाटा था। उसके हाथ में वो चिट्ठी थी जो विवेक ने कुवैत से भेजी थी। इतने सालों के बाद जब उसने खुद को एक मजबूती से खड़ा कर लिया था, तब उसका अतीत लौट रहा था। लेकिन यह वापसी केवल एक रिश्ते की नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों की भी थी जिन्हें उसने बरसों तक सीने में दबा रखा था। संध्या ने चिट्ठी को कई बार पढ़ा, हर शब्द को चूस कर समझने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि विवेक ने कोई तलाक नहीं दिया, उसने संध्या को कभी छोड़ा ही नहीं था। उसने बताया कि विदेश भेजने वाले एजेंट के संपर्क में रहते हुए किसी ने उसके नाम से झूठे दस्तावेज बनाए थे। विवेक ने लिखा था, मैंने तुझसे बात करने की लाख कोशिश की, पर किसी ने तुम्हारा नंबर बदल दिया। जब भी पैसे भेजे वो लौटा दिए गए। मुझे शक था, पर दूर देश में फंसा था। अब सब छोड़कर वापस आ रहा हूं। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सवाल। क्या ये सब झूठ था? क्या कोई उसके जीवन को जानबूझकर बर्बाद करना चाहता था? उसकी सोच में सबसे पहले नाम आया प्रमोद, विवेक का चचेरा भाई। जब विवेक विदेश गया था, प्रमोद ही था जो हर महीने पैसे लाता और खबरें देता। वही था जिसने संध्या को एक दिन कागज दिखाकर कहा था, ये तलाक का कागज है, विवेक अब कभी वापस नहीं आएगा। उसी रात संध्या को घर से निकाल दिया गया था। उसी दिन से उसका संघर्ष शुरू हुआ था। अब यह समझ आ रहा था कि प्रमोद ने कुछ छिपाया था। सरिता ने देखा कि संध्या कुछ दिनों से बहुत चुप है। उसने पूछा, कुछ बात है क्या? संध्या ने पहली बार पूरी बात बताई। सरिता सन्न रह गई। बहन, अब अगर तू चुप रही तो वो सब सच कभी सामने नहीं आएगा। तुझे अपने सच को साबित करना होगा। संध्या ने सिर हिलाया। मैं उससे सामना करूंगी। अगर प्रमोद ने धोखा दिया है तो अब वो नहीं बचेगा। संध्या ने फैसला किया कि वह अपने पुराने गांव जाएगी। वहीं प्रमोद अभी भी जमीनों का मालिक बनकर बैठा था। 5 सालों से उसने संध्या के नाम की जमीन और घर को अपने नाम करवा लिया था। स्टेशन पर काम कर रही सरिता और कुछ और साथियों ने उसके किराए और यात्रा के लिए पैसे जुटाए। रेलवे का एक टीटी, जो रोज उसकी चाय पीता था, उसे प्लेटफॉर्म टिकट और रिजर्वेशन में मदद कर गया। एक शाम संध्या उसी ट्रेन में बैठी जिसमें वो कभी विवेक को विदा करने आई थी। लेकिन अब उसके पास साड़ी में लिपटी भावनाएं नहीं, बल्कि संघर्ष से सजे हुए इरादे थे। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पुराना घर अब एक शानदार पक्की कोठी में बदल चुका था। दरवाजे पर प्रमोद की बड़ी नामपट्ट लगी थी, प्रमोद कुमार, सामाजिक सेवक। संध्या को गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक चुप्पी और मजबूत हो गई। वह सीधे पंचायत भवन पहुंची, जहां कुछ पुराने जानकार लोग उसे पहचान गए। जब उन्होंने उसकी हालत और कहानी सुनी, तो एक बुजुर्ग ने कहा, बिटिया, तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हम पंचायत रखवाएंगे, तू सच सबके सामने ला। अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव के हर कोने से लोग आए। प्रमोद घमंड से कुर्सी पर बैठा था। संध्या ने चिट्ठी दिखाई, सबूत रखे, एजेंट की रसीदें दिखाईं और कहा, मेरे पति ने कभी तलाक नहीं दिया। ये सब झूठ था, और इस झूठ के पीछे जिसने मुझे घर से बेघर किया, उसे अब जवाब देना होगा। प्रमोद चुप था, लेकिन जब बुजुर्ग ने उससे सवाल किया तो उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। मैं बस चाहता था कि संपत्ति मेरे हाथ में आ जाए। मुझे नहीं पता था कि वो वापस आएगा। गांव सन्न था। लोग फुसफुसाने लगे, धोखेबाज, ये तो पाप किया है इसने। पंचायत ने फैसला सुनाया। संध्या को उसका घर, जमीन और सम्मान वापस मिलेगा। प्रमोद को माफी मांगनी पड़ी और गांव में उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। संध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये जीत सिर्फ कानूनी या सामाजिक नहीं थी, ये उसकी आत्मा की जीत थी। अब वो फिर से दिल्ली लौटने को तैयार थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ चाय वाली नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। दिल्ली लौटने की ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो संध्या के मन में पहले जैसी घबराहट नहीं थी। इस बार उसका सिर ऊंचा था और कंधे आत्मविश्वास से भरे। गांव की पंचायत में मिली न्याय की भावना ने उसकी आत्मा को जैसे कोई नई ऊर्जा दी थी। लेकिन वापसी के साथ ही अब एक नया सवाल खड़ा था।
क्या अब वह फिर से वही चाय वाली बनेगी या कुछ और? संध्या जब वापस अपने चाय के खोखे पर पहुंची तो वहां खड़े कुछ लोगों ने ताली बजाई। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय वाली दीदी अब हीरोइन बन गई हैं। रेलवे के कुछ अधिकारी जो पहले संध्या को केवल एक गरीब महिला समझकर नजरअंदाज करते थे, अब खुद उससे हाथ मिलाने आए। स्टेशन मास्टर ने कहा, आपने साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत होती है। संध्या ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भविष्य के लिए चमक थी। उसी स्टेशन पर उस दिन एक पत्रकार खड़ा था, रवि मेहरा, जो समाज की अनसुनी कहानियों को उजागर करता था। उसने संध्या की कहानी सुनी और तुरंत अपनी टीम के साथ उसका साक्षात्कार लिया। आपने इस संघर्ष में कभी हार क्यों नहीं मानी? रवि ने पूछा। संध्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी चाय में कभी सिर्फ पत्ती नहीं रही, उसमें उम्मीद भी घुली होती है। उस दिन शाम तक संध्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। दिनों में दिल्ली के अन्य रेलवे स्टेशनों से भी न्योते आने लगे कि संध्या वहां उम्मीद की चाय नाम से स्टॉल लगाए। कई संस्थाओं ने उसे सम्मानित किया। सरिता और अन्य साथियों की मदद से उसने स्टेशन के बाहर एक छोटा सा कैफे खोलने का फैसला किया, जिसमें वह महिलाओं को रोजगार दे सके। उसकी योजना थी, हर प्याली चाय के साथ एक नई शुरुआत। एक दिन जब वह अपने कैफे का उद्घाटन कर रही थी, भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति उसकी ओर देखता रहा। जब संध्या की नजर उस पर पड़ी तो उसका दिल एक क्षण को रुक गया। वह था विवेक। विवेक आगे आया, आंखें नम थीं। संध्या, अब मेरी कोई जगह है तेरे जीवन में? संध्या ने क्षण भर को आंखें बंद कीं, फिर बोली, जो जगह तूने छोड़ी ही नहीं थी, उसके लिए लौटना क्यों नहीं होगा? चारों तरफ तालियां गूंज उठीं, कैमरे चमक उठे। कुछ महीनों बाद दिल्ली के 3 रेलवे स्टेशनों पर कैफे संध्या नाम से उम्मीद और आत्मबल का प्रतीक बन चुके आउटलेट्स खुल चुके थे। वहां काम करने वाली अधिकतर महिलाएं वही थीं जो कभी समाज की उपेक्षा झेल चुकी थीं। संध्या ने अपने जीवन को सिर्फ संघर्ष से नहीं, सेवा और सम्मान से परिभाषित किया था। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक चाय वाली भी समाज की दिशा बदल सकती है। अब संध्या सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। विवेक उसके साथ था, लेकिन वह अब उसके सहारे नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणा से जुड़ा था। स्टेशन पर बैठी एक नई महिला जब पहली बार कैफे संध्या की चाय पीती थी तो उसके चेहरे पर उम्मीद की रेखा खींच जाती थी, क्योंकि वहां की हर प्याली कहती थी, तू भी कर सकती है। संध्या की कहानी अब सिर्फ एक महिला की नहीं रही थी, वह एक प्रतीक बन चुकी थी। स्टेशन से शुरू हुआ संघर्ष अब पूरे शहर में चर्चा का विषय था, लेकिन जैसे जैसे शोहरत मिलती गई, चुनौतियां भी नई शक्ल में सामने आने लगीं। एक दिन संध्या के पास स्थानीय विधायक का फोन आया। उसने बड़े आदर से कहा, आपके जैसे लोग हमारे क्षेत्र का गौरव हैं। मैं चाहता हूं आप अगली बार हमारे साथ मंच साझा करें। संध्या चुप रही। उसे समझ आ गया था कि उसका नाम अब सिर्फ चाय से जुड़ा नहीं रहा, वह अब एक संभावित राजनीतिक चेहरा भी बन चुका था। सरिता ने धीरे से कहा, दीदी, ये लोग आपकी मेहनत को वोट में बदलना चाहते हैं। संध्या मुस्कुराई, तो क्या हम अपने जैसे लोगों की आवाज बन जाएं, सरिता? संध्या ने अगला कदम सोच समझकर उठाया। उसने कैफे की आमदनी से एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां गरीब और पीड़ित महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और छोटे व्यवसाय की ट्रेनिंग दी जाती थी। नाम रखा गया, नई राह। हर हफ्ते वहां 20 से अधिक महिलाएं सीखने आती। उनमें से कुछ ने अपने खुद के छोटे स्टॉल खोल ली। संध्या का सपना अब सामूहिक हो चुका था। एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल ने संध्या पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। जैसे ही यह प्रसारित हुआ, उसके पास सहयोग के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुराने दुश्मन फिर से जाग गए। एक रात, नई राह केंद्र के बाहर एक ईंट फेंकी गई। एक धमकी भरा पत्र भी मिला, बहुत उड़ान भर ली है, अब उतरने का वक्त है। विवेक ने चिंता से पूछा, तुम रुक जाओगी? संध्या की आंखों में आग थी। जिस रास्ते पर डर से रुक जाए वो राह ही नहीं होती। अब स्कूल और कॉलेज में संध्या को बुलाया जाने लगा। छात्र छात्राएं जब उसकी कहानी सुनते तो तालियों से सभागार गूंज जाता। एक छात्रा ने पूछा, दीदी,
आपको सबसे ज्यादा ताकत कहां से मिलती है? संध्या बोली, अपने अतीत से। जहां गिरकर उठना सीखा, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बदलाव अब व्यक्ति तक सीमित नहीं था, यह समाज में फैलने लगा था। स्टेशन की चाय अब भी वहीं थी, लेकिन उसमें अब एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा घुल चुकी थी। संध्या का जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसके हर निर्णय की गूंज समाज में सुनाई देने लगी थी। कैफे संध्या और नई राह प्रशिक्षण केंद्र की सफलता ने उसे एक प्रेरणा बना दिया था, लेकिन हर रोशनी के पीछे छाया भी होती है। अब वह छाया धीरे धीरे सामने आने लगी थी। एक दिन संध्या को एक अधेड़ उम्र की महिला मिली, जिसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ सा था। वह बोली, आप मुझे नहीं पहचानेंगी, लेकिन मैं उस घर से हूं जहां से आपके पति को दुबई भेजा गया था। संध्या का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब? आपके पति को धोखे से फंसाकर भेजा गया था, और यह सब एक बड़े गैंग का हिस्सा था जिसमें स्थानीय विधायक का भी हाथ था? संध्या को एक झटका लगा। जो सच अब तक छुपा था वह सामने आ रहा था। विवेक ने पहली बार खुलकर संध्या से अपने विदेश के अनुभव साझा किए। कैसे उसे झूठे वादों से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेजा गया, जहां उसे काम के नाम पर बंधुआ बना दिया गया। मैं लौट तो आया, लेकिन वो डर, वो बेबसी आज भी मेरे भीतर चुभती है। संध्या का खून खौल उठा। अब यह केवल उसका संघर्ष नहीं था, यह उसके परिवार और हजारों गरीब लोगों की कहानी थी जो नौकरी के सपने में सब कुछ गंवा चुके थे। संध्या ने निश्चय किया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने मीडिया में खुलकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। वह विधायक के घर के सामने धरने पर बैठ गई, अपने साथ उन कई पीड़ितों को लेकर जिनके घर के जवान दुबई, ओमान, सऊदी जैसी जगहों पर फंस चुके थे। स्टेशन पर चाय बेचने वाली महिला अब एक आंदोलन की नेता थी। उसे धमकियां मिलीं, कैफे पर छापा पड़ा, ट्रेनिंग सेंटर को सील करने की कोशिश की गई। लेकिन इस बार संध्या अकेली नहीं थी। हजारों लोग उसके साथ खड़े थे। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर माइग्रेंट्स ट्रेंड करने लगा। पत्रकार रवि ने उसकी स्टोरी को राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया। अब प्रशासन हरकत में आ गया था। एक हफ्ते के भीतर सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसके सहयोगियों को हिरासत में लिया गया। विवेक ने संध्या से कहा, तुमने मेरे जैसे कई विवेकों को आज आवाज दी है। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुहक के नहीं, संकल्प के थे। अब लड़ाई अंतिम दौर में थी, लेकिन संध्या जानती थी कि यह सबसे कठिन चरण है। अब वह सच के सामने खड़ी थी, अपनी पूरी ताकत के साथ। स्टेशन पर चाय की प्याली फिर से तैयार थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, एक क्रांति की तपिश थी। सीबीआई जांच के चलते पूरे शहर में हलचल थी। संध्या अब सिर्फ एक आम औरत नहीं रही थी, वो एक प्रतीक बन चुकी थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई थी। स्टेशन से शुरू हुई उसकी कहानी अब अदालतों और संसद के गलियारों में गूंजने लगी थी। 3 हफ्तों की जांच के बाद स्थानीय विधायक को मानव तस्करी के संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरे इलाके में जश्न जैसा माहौल बन गया। लोग ढोल नगाड़ों के साथ संध्या के नई राह केंद्र पर पहुंचे और उसकी जय जयकार करने लगे। सरिता ने कहा, दीदी, आपने तो सच में असंभव को संभव कर दिया। संध्या शांत स्वर में बोली, यह जीत मेरी नहीं, उन सभी की है जो वर्षों से चुप थे और आज बोलने लगे हैं। अदालत ने भी अपने निर्णय में टिप्पणी दी। ये मामला दिखाता है कि एक साधारण नागरिक की दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे व्यवस्था को झुकने पर मजबूर कर सकती है। जज ने संध्या को कोर्ट में बुलाकर सार्वजनिक रूप से सराहा। पूरा मीडिया इसे संध्या मॉडल कहने लगा, एक महिला द्वारा शुरू किया गया जन आंदोलन जिसने तस्करी के जाल को तोड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया, भारत सरकार आपको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करना चाहती है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जब संध्या को बुलाया गया तो उसकी आंखों में अतीत की धुंध और वर्तमान की चमक एक साथ झलक रही थी। मंच से नीचे बैठे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। विवेक उसके साथ था, हाथ में वही पुराना कैमरा जिसकी वजह से वह दुबई गया था। लेकिन अब वह कैमरा कहानियां बनाता था, दूसरों के हक और संघर्ष की। संध्या ने अब नई राह को पूरे राज्य में फैलाने की योजना शुरू की।
अलग अलग शहरों में ट्रेनिंग सेंटर्स, कैफे और काउंसलिंग सेंटर बनने लगे। उसकी कहानी स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने लगी। रेलवे स्टेशन पर अब भी एक चाय की दुकान थी, कैफे संध्या, जहां युवा लड़कियां चाय बनाती, पढ़ती और सपने देखती। संध्या अक्सर वहां जाती और नई लड़कियों से कहती, यहां सिर्फ चाय नहीं बनती बेटा, यहां आत्मनिर्भरता की भाप उठती है। एक शाम जब संध्या प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, एक छोटी बच्ची आई और बोली, आंटी, मैं भी आप जैसी बनना चाहती हूं। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे भी बड़ी बनोगी, क्योंकि अब तुम्हारे रास्ते हमने साफ कर दिए हैं। वो बच्ची चाय की प्याली लिए मुस्कुराते हुए चली गई। संध्या ने आसमान की ओर देखा, जहां तारे नहीं, उम्मीदें चमक रही थीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय